गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे। आज मैं 10वीं वर्ग के छात्रों के लिए इनके सामाजिक विज्ञान से संबंधित पुस्तक इतिहास की दुनिया, जिसके प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके लिए वर्तमान और भविष्य दोनों में उपयोगी साबित होगा। तो आइए चलें यूरोप में राष्ट्रवाद के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल ढूंढें। तो पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए में उत्तरी अमेरिका, बी में दक्षिणी अमेरिका दिया हुआ है, सी में यूरोप है और डी में पश्चिमी एशिया है। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। आंसर इसका हो जाएगा यूरोप महादेश। अभी वर्तमान समय में यूरोप महादेश में 44 देश शामिल हैं। 44 देश यूरोप महादेश में शामिल है, जिसमें इटली और जर्मनी भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो पहला का प्रश्न हम लोग ढूंढ लिए। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है, फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? पुनर्स्थापना का मतलब होता है कि ये वंश पहले थी, फिर बीच में कोई और वंश आया और पुनः यही वंश आ गया। तो हम ढूंढेंगे कौन सा वंश। फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ए में हैब्सबर्ग, बी में आर्लिया वंश, सी में बुर्बो वंश और डी में जारशाही वंश। तो इसका आंसर सी होगा, बुर्बो वंश। इसका आंसर सी होगा, बुर्बो वंश। फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो सी इसका आंसर आएगा, बुर्बो वंश। दूसरे प्रश्न का हल भी हम लोग ढूंढ लिए। तीसरे प्रश्न की ओर चले। तीसरा प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए। तीसरा देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी इटली का थे। इसका 4 संगठन आपका दिया हुआ है। एक लाल सेना, बी में कार्बोनरी, सी में फिलिया हेटारिया और डी में डायट। आपको ढूंढना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। कार्बोनरी से था। कार्बोनरी इटली में एक ऐसा संगठन था, गुप्त दल था, छापामार युद्ध करता था, राजतंत्र का विरोधी था, गणतंत्र का समर्थक था। वो कार्बोनरी एक ऐसा दल था जो चाहता था कि इटली में गणतंत्र की स्थापना हो। तो यहां पर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आंसर आ जाएगा बी, कार्बोनरी। तीसरे प्रश्न हम लोग आंसर ढूंढ लिए। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न आपका स्क्रीन पर साफ दिखाई पड़ रहा है। देखिए चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? चारों देश में कौन ऐसा देश है जो नहीं चाहता था कि इटली एक हो जाए, जो नहीं चाहता था कि जर्मनी एक हो जाए? क्योंकि इटली और जर्मनी कई भागों में बटा हुआ था और ये चारों में एक ऐसा देश है जो नहीं चाहता था कि इटली एक हो जाए और जर्मनी एक हो जाए। कौन सा देश ढूंढते हैं? ए में इंग्लैंड, बी में रूस, सी में ऑस्ट्रिया और डी में पर्सा। तो इटली और जर्मनी का एकीकरण कौन नहीं चाहता था? तो आंसर इसका सी आ जाएगा, ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी एक हो जाए। चौथे का आंसर मिल गया। पांचवें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। बोल रहा है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो पहले तो जानेंगे कि काउंट काबूर कहां का थे। काउंट काबूर इटली का थे। अब विक्टर इमैनुअल कौन था? तो विक्टर इमैनुअल इटली के शासक थे, है ना। तो प्रश्न देखिए क्या है। काउंट ये भी इटली का थे, ये भी इटली का थे। प्रश्न को समझेंगे, जल्दीबाजी करेंगे तो गलत हो सकती है। आराम से पढ़ेंगे, रिलैक्स होकर बनाएंगे। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ए में सेनापति बनाया था क्या? नहीं। बी में फ्रांस में राजदूत, सी में प्रधानमंत्री और डी में गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। आंसर आ जाएगा इसका प्रधानमंत्री। चलिए पांचवा का उत्तर मिल गया।
5वें प्रश्न का उत्तर मिल गया। प्रधानमंत्री काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो आंसर आ जाएगा प्रधानमंत्री। 5वां प्रश्न, छठे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। गैरीबाल्दी पेशे से क्या था? गैरीबाल्दी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्दी कहाँ का थे? इटली का थे। तो पेशे का मतलब होता है कि अपने परिवार को चलाने के लिए, खुद को जीवन जीने के लिए क्या करते थे? पैसों की व्यवस्था किस प्रकार करते थे? क्या वे सिपाही थे? क्या वे किसान थे? क्या वे जमींदार थे? क्या वे नाविक थे? आंसर इसका गैरीबाल्दी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्दी पेशे से नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। छठा प्रश्न भी बन गया। 7वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न देखिए आपके पास आएगा। 7वां प्रश्न आपके पास, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए में लुई 18वां, बी में नेपोलियन बोनापार्ट, और सी में नेपोलियन तृतीय, और डी में बिस्मार्क ऑप्शन दिया हुआ है। 4 में एक को ढूंढना है। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। देखिए जर्मन राइन राज्य है क्या? तो जर्मन राइन राज्य एक 16 राज्यों का एक संघ था जिसकी सुरक्षा का वचन नेपोलियन ने दिया था। 16 से बाद में तय हो गया। तो जर्मनी में 16 राज्यों का एक संघ है जिसकी सुरक्षा नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा की जाती थी। तो इसका प्रश्न है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आंसर क्या आ जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। 7वां प्रश्न का उत्तर हम लोग ढूंढ लिए। 8वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न आपके पास, जालबेरिन एक संस्था थी। कैसी संस्था थी? किसकी संस्था थी? ए में क्रांतिकारियों का, बी में व्यापारियों का, सी में विद्वानों का, और डी में पादरियों का। तो जालबेरिन एक संस्था व्यापारियों की थी। देखिए जालबेरिन एक संस्था व्यापारियों की थी, वो जर्मनी में थी। तो एक ऐसी संस्था थी जो व्यापार में समानता चाहती थी कि व्यापार, जितने व्यापारी है सब एक समान हो। तो व्यापार के क्षेत्र में समानता चाहते थे। इसका उत्तर हम लोग ढूंढ लिए। जालबेरिन एक संस्था थी, कैसी? व्यापारियों की संस्था थी। 8वां प्रश्न बन गया। 9वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मतलब ये प्रश्न बोल रहा है कि रक्त और लौह की नीति को किसने शुरू किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का मतलब क्या हुआ? रक्त बहाने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं। लौह की नीति का मतलब विचार, उसका लोहे की बातें, उसका कार्य लोहे की बातें, दृढ़, यानी जो हमने जो सोचा है वो हमें करना है। रक्त बहाने में कोई संकोच नहीं और विचार लोहे की तरह। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ए में मैजनी, बी में हिटलर, सी में बिस्मार्क और डी में विलियम प्रथम। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन, आंसर इसका सी आएगा बिस्मार्क ने किया था। अब जर्मनी को एकीकरण करने के लिए बड़ा अपने विचार को दृढ़ और मजबूत बना लिए थे। तो बिस्मार्क जर्मनी का थे। तो प्रश्न क्या है? देखिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? आंसर क्या आ गया? सी आ गया। किस? बिस्मार्क। अगला प्रश्न हम लोग बनाएंगे। अगले प्रश्न की ओर 10वां प्रश्न आपके पास आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए पूछ रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस प्लस जर्मनी के बीच हुई थी। अभी ढूंढना क्या है कि कब हुई थी, है ना? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ए में दिया हुआ 1864, बी में 1866, सी में 1870 और डी में 1871। तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुई थी? फ्रांस के बीच हुई थी, प्लस किसके बीच? जर्मनी के बीच हुई थी। जर्मनी के बीच हुई थी, है ना? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। इसका प्रश्न हम लोग आंसर इसका ढूंढ लिए। 11वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न देखिए क्या है। 11वां प्रश्न आपका, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य, ज्ञान, विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है?
यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूरोप वासियों के लिए क्या, पूरी दुनिया के लिए ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसा देश है जो सारे देश इनके प्रेरणा स्रोत थे। तो ढूंढेंगे कौन सा देश? ए में जर्मनी, बी में यूनान, सी में तुर्की और डी में इंग्लैंड। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान का। यूनान एक ऐसा देश है जिसके साहित्य और ज्ञान विज्ञान पूरी दुनिया कायल है इनके, और पूरी दुनिया इनसे बहुत कुछ सीखा है, प्रेरणा स्रोत रहा है। कौन सा देश? यूनान। आंसर क्या है? बी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? आंसर इसका बी आंसर यूनान आ गया। चलिए 11वां प्रश्न हम लोग बना लिए। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। चलिए वो दिखाई पड़ गया। 12वां प्रश्न, एड्रिया 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो देखिए, ए में तुर्की दिया हुआ है, बी में यूनान है, सी में हंगरी है और डी में पोलैंड है। तो 1829 में एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी ना, वो तुर्की के साथ हुई थी। आंसर इसका ये आएगा, तुर्की। अब 1829 की एड्रियानोपुल की संधि हुआ था तुर्की के साथ। तुर्की, इसमें यूनान की स्वतंत्रता के लिए संधि थी, यूनान को स्वतंत्र देश घोषित करने की संधि थी। प्रश्न है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? आंसर इसका ए है, तुर्की के साथ हुई थी, ताकि यूनान को तुर्की मुक्त कर दे, एक स्वतंत्र देश बना दे। 12वां प्रश्न हम लोग बना दिए। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे और 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ गया। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में तुर्की दिया हुआ है, बी में मिस्र दिया हुआ है, सी में यूनान दिया हुआ है और डी में पोलैंड दिया हुआ है ना। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आपका जीएस में भी काम आएगा, जीएस में भी पूछता है, तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या आ जाएगा? ए, तुर्की आ जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न में हम लोग बना लिए। 14वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। पूछ रहा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ? पहले पूरी दुनिया में राजतंत्र था, सारे को लगता था राजा ही मेरा सब कुछ है, राजा मेरा भगवान है और राजा ही सब कुछ है। अपने अधिकारों से वंचित थे लोग, लेकिन जब अपने अधिकार को पहचाने, अपने अधिकार को पहचानना, अपने देश से लगाव होना, प्रेम होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो यहाँ बात यह है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ए में धर्म सुधार आंदोलन, बी में पुनर्जागरण, सी में फ्रांस की क्रांति और डी में गौरवपूर्ण क्रांति। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो आंसर आपका सी आ जाएगा, फ्रांस की क्रांति। हालांकि राष्ट्रवाद की भावना का जागरण पुनर्जागरण काल में हो चुकी थी और पुनर्जागरण काल इटली में हुई थी, परंतु अवधारणा फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के लोगों ने क्रांति किया, अपने अधिकारों की मांग किया। तो इस प्रकार राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति से। आंसर आएगा इसका सी। 14 नंबर बना दिए हम लोग। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? और नेपोलियन संहिता नेपोलियन द्वारा बनाया हुआ कानून था, नेपोलियन ने कानून बनाया था। तो यह प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? आंसर ढूंढेंगे। ए में 1804, बी में 1791, सी में 1799 और डी में 1895। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? तो आंसर इसका ए आएगा, 1804। आंसर इसका क्या आएगा? 1804। 15 नंबर प्रश्न भी बन गया। 16वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए, ओटो कहां का राजा घोषित किया गया? ओटो कहां का राजा बन गया था? तो रूस का, यूनान का, फ्रांस का, जर्मनी की। तो ओटो शासक बना था यूनान का। आंसर इसका बी सही आएगा। ओटो कहां का राजा घोषित किया गया? तो यूनान का। 1832 में
जब यूनान स्वतंत्र देश बन गया तब इसका पहला शासक बना था ओटो। तो ओटो कहां का राजा घोषित किया गया? आंसर बी आएगा, यूनान, 1832 में। अगला प्रश्न हम लोग बनाएंगे 17वां नंबर, प्रश्न संख्या 17 आपके पास आपके स्क्रीन पर। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। अब ढूंढेंगे कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। क्या 1823 में, 1832 में, 1836 में कि 1842 में? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? तो अभी आंसर हमने बताया आपको 1832 में। बी आंसर इसका है। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? आंसर इसका बी, 1832 में। यूनान किसका गुलाम था? तो तुर्की का। तुर्की ने यूनान को एक गुलाम देश बना लिया था। जिस प्रकार भारत पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया था, इसी प्रकार तुर्की का अधिकार यूनान पर हो गया था। तो यूनान स्वतंत्र राष्ट्र कब बन गया? 1832 में। आंसर मिल गया। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए देखिए, सेडौन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ था? क्या पर्सा और ब्रिटेन के बीच? क्या ब्रिटेन और फ्रांस के बीच? फ्रांस और पर्सा के बीच? पर्सा और रूस के बीच? तो सेडौन का युद्ध जो हुआ था ना, वो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। देखो, जर्मनी भी रह सकता है। पर्सा क्या है ना, पर्सा में बहुत सारे देश शामिल है, जैसे इसमें रूस भी शामिल है, पर्सा में जर्मनी भी शामिल है, और भी इसके बहुत सारे देश शामिल है इसमें। तो फ्रांस और पर्सा के बीच सेडौन का युद्ध हुआ था। सेडौन का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा। पर्सा को हम जर्मनी भी कहते हैं। 18वां प्रश्न बन गया। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर चलते हुए दिखाई पड़ गया। किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिकार? फ्रांस का, ऑस्ट्रिया का, ब्रिटेन का या तुर्की का? तो किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिकार था? तो हंगरी पर अधिकार करने वाले ऑस्ट्रिया थे। आंसर इसका बी सही आ जाएगा, है ना। किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिकार था? किसका था? बी आंसर इसका, ऑस्ट्रिया। 19वां प्रश्न हमने बना लिया, हम सभी ने इसका उत्तर ढूंढ लिया। अब आगे बढ़ेंगे 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ेगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडेवा का युद्ध, या सेडौन का युद्ध, या फिर पर्सा डेनमार्क का युद्ध? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान का युद्ध। तो सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्लस जर्मनी के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांस की हार हुई, जर्मनी की जीत हुई, है ना। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आंसर सी आएगा, सेडान का युद्ध। चलिए 20वां प्रश्न हम लोगों ने बना लिया। 21वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ढूंढेंगे कौन थे। गैरीबाल्डी थे, मैजनी थे, विक्टर इमैनुअल थे, मुसोलिनी थे। यंग यूरोप एक संस्था है, इसके संस्थापक कौन थे? गैरीबाल्डी, मैजनी, विक्टर इमैनुअल, मुसोलिनी। तो यंग यूरोप के संस्थापक मैजनी थे। आंसर इसका बी आएगा, मैजनी। आंसर इसका बी आएगा, मैजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे? तो बी, मैजनी। 21वां प्रश्न बन गया। 22वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 22वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? कहने का मतलब हुआ कि जर्मनी को एक किसने कर दिया, क्योंकि जर्मनी 300 भागों में बटा हुआ। तो ये 300 भागों में जो बटा हुआ था, एक जर्मनी को कौन कर दिया? जिससे भारत भी स्वतंत्रता से पहले 562 भागों में बटा हुआ। तो ये 562 भागों को एक करने में बड़ी भूमिका किसने निभाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसी प्रकार पूछ रहा है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था?
मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। आंसर इसका क्या आ जाएगा? आंसर इसका बिस्मार्क आ जाएगा, डी, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था। अगला प्रश्न हम लोग बनाएंगे 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए। 23वां प्रश्न बोल रहा है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक राजतंत्र, यहां पर होगा संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र या फिर अधिनायकवाद। प्रश्न को समझिए, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो अंदर इसका सी आएगा, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ होता है कि राजतंत्र को भी एक नियम के अनुसार चलाएंगे। राजतंत्र भी मनमानी नहीं होगा, अपनी मर्जी से काम नहीं होगा, इसके चलाने के लिए भी एक नियम कानून होंगे। इसी को संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? आंसर इसका सी आ जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। 23वां प्रश्न बन गया। 24वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 24वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ गया। बोल रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? अब देखिए, जर्मनी को एक करने के लिए कौन जिम्मेदार था? काउंट काबुर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी और मेजनी। अब देखिए, काउंट काबुर इटली का थे, गैरिबाल्डी इटली का थे, मेजनी इटली का थे, तो कौन बच गए? बिस्मार्क ना बच गए। आंसर क्या आएगा? बिस्मार्क। आंसर इसका आ जाएगा बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। आंसर बन गया। अगला प्रश्न हम लोग बनाएंगे 25वां प्रश्न हम लोग बनाएंगे। 25वां प्रश्न देखिए क्या है, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन ए में फ्रांस है, बी में ऑस्ट्रिया है, सी में हंगरी है और डी में इंग्लैंड है। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। तो यह आंदोलन 1838 से 48 तक चला था, लगभग 1838 से 48 तक। तो यह आंदोलन क्यों चला था? यह आंदोलन श्रमिकों के द्वारा शुरू किया गया, राजनीतिक सुधार किया जाए। यह आंदोलन राजनीतिक सुधार करने के लिए, राजनीति के क्षेत्र में सुधार करने के लिए यह आंदोलन कहां चला था? इंग्लैंड में। कब? 1838 से 48 के बीच। तो चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? आंसर क्या आएगा? डी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न हम लोग बनाएंगे 26वां प्रश्न आपके पास आ गया। पूछ रहा है किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? ढूंढेंगे किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ। ए में वियना की संधि, बी में एड्रियानोपुल की संधि, सी में कुस्तुनतुनिया की संधि और डी में प्राग की संधि। कुस्तुनतुनिया की संधि सी आपका सही आंसर। चलिए सी को माइंड में आप सेट कर लीजिए। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? आंसर आ जाएगा कुस्तुनतुनिया की संधि। चलिए 26वां प्रश्न हम लोग बना लिए। 27वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 27वां प्रश्न आपके पास आ गया। निम्न में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह हुआ? कहां? यूनान में। किसके नेतृत्व में? अलेक्जेंडर चिपसलांटी के नेतृत्व में। 1815, 1821, 1824, 1832। तो निम्न में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह हुआ था? आंसर इसका बी सही आएगा, 1821। आंसर इसका हो जाएगा 1821। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए देखिए, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई थी। हितेरिया फिलाइक एक संस्था थी जो देश को स्वतंत्र करवाने के लिए एक लड़ाई लड़ी थी कि देश, हमारा देश गुलाम है, इसके स्वतंत्र कैसे। अब जैसे देखिए, हमारा देश भी गुलाम था, हम इंग्लैंड के उपनिवेश थे,
लेकिन एक कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी और कांग्रेस के नेतृत्व में हमारा देश आजाद हुआ था। इसी प्रकार हितेरिया फिलाइट नामक एक संस्था थी। पूछ रहा है कि नामक संस्था की स्थापना हुई थी, कहां हुई थी? तो ओडिशा। आंसर इसका सी सही आएगा, ओडिशा में। ए में लंदन, बी में पेरिस, सी में ओडिशा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हितेरिया फिलाइट नामक संस्था की स्थापना कहां हुआ? ओडिशा में। ओडिशा एक राज्य का नाम है, एक क्षेत्र का नाम है। ये ओडिशा है कहां? ओडिशा यूनान में है, ध्यान रखेंगे। कहां है? यूनान में। अगला प्रश्न बनाएंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। चलिए, दिखाई पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? इसमें चारों में ढूंढना है कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य बने थे। ए में टीपू सुल्तान, बी में मुर्शिद कुली खान, सी में बाजीराव और सी में महात्मा गांधी। तो देखिए, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य बने थे। टीपू सुल्तान। जैकोबिन क्लब फ्रांस में कार्य करती थी, फ्रांस में कार्य करती थी जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का सदस्य हमारे टीपू सुल्तान बने थे। टीपू सुल्तान कौन थे? तो मैसूर का शासक थे। 29वां प्रश्न बन गया। 30वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 30वां प्रश्न आपके पास दिखाई पड़ रहा है। हंगरी का अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? भारत की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती है? हिंदी। इसी प्रकार हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? ए में इतावली, बी में मैग्यार, सी में फ्रेंच और डी में पोलिश। तो हंगरी की अधिकांश जनता मैग्यार भाषा बोलती थी। आंसर इसका बी सही है। कौन सी भाषा? मैग्यार। 30वां प्रश्न हम लोग बना लिए। 31वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हैं। पूछ रहा है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था, इसकी चर्चा हो चुकी है। ए में राइन संघ, बी में ट्रांसपेडेन संघ, सी में सिसेल पाइन संघ और डी में इनमें से कोई नहीं। तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संस्था की स्थापना की थी? तो जर्मन राइन राज्य, यहां पे जर्मन को ऐड कर देंगे। जर्मन राइन संघ। आंसर इसका ए सही आ जाएगा, जर्मन राइन संघ। अगला प्रश्न हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न आपके पास। 32वां प्रश्न है कि वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? ए में 1804, बी में 805, सी में 1815 और डी में 1823। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? आंसर इसका सी आएगा 1815। आंसर इसका सी आएगा 1815। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? 1815 में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग बनाएंगे। अगला प्रश्न हमारे पास 33वां प्रश्न आपके पास आ गया। पूछ रहा है, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? क्या रूस में था, इंग्लैंड में था, फ्रांस में था या अमेरिका में था? तो बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो बुर्बो राजवंश का शासन हमारे फ्रांस में था। आंसर इसका सी हो जाएगा, फ्रांस। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? आंसर इसका सी आ जाएगा, फ्रांस। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 34वां प्रश्न क्या? 34। मेटरनिक कहां का शासक था? मेटरनिक कहां का शासक था? रूस का जार, बी में ऑस्ट्रिया का चांसलर, सी में फ्रांस का सम्राट और सी में पर्शिया का चांसलर। तो मेटरनिक जो थे ना, वो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। बड़ा कठोर आदमी थे, पुरानी व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे, गणतंत्र का विरोधी थे, लोकतंत्र का विरोधी थे, राजतंत्र का समर्थक थे, पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे अपने देश में और पड़ोसी देशों में भी पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। पुरानी व्यवस्था किसको कहते हैं? राजतंत्र को कहते हैं। तो मेटरनिक कहां का शासक था जी? तो ऑस्ट्रिया का शासक, चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर बोलो या शासक, एक ही बात होता है। चलिए 34वां प्रश्न हम लोगों ने बना लिया। 35वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 35वां प्रश्न आपके पास दिखाई पड़ रहा है। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई?
यहां पर दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? क्या 1928 में हुई थी, या 1929 में हुई थी, या 1930 में हुई थी, या 1940 में हुई थी? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? यंग इटली, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए यहां पर चारों ऑप्शन गलत है। कभी कभी परीक्षा आप देंगे तो चारों ऑप्शन गलत होगा। अब किसको ढूंढेंगे? अब सबसे पहले यंग यूरोप की स्थापना 1934 में हुई थी, इसको क्लियर करेंगे। 1934 में। अब देखना है कि 1934 के नजदीक कौन है, आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे कौन है, पीछे कौन है। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? अगर ऑप्शन चारों में आपको नहीं मिल रहा है और है इसका 1934, तो जो 1934 के पीछे है वही आंसर होगा, आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे। तो 1934 का पीछे कौन है? तो आंसर आएगा सी इसमें, है ना। अभी के इसमें अगर बनाना होगा तो हम बनाएंगे 1900 आंसर बनाएंगे। लेकिन यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। लेकिन आप आंसर अगर नहीं होगा चारों में तो आंसर सी ही मारेंगे, सी 1930, क्योंकि 1934 के नजदीक कौन है? 1930 है, आगे नहीं बढ़ेंगे, पिछला ही उत्तर को ढूंढेंगे। चलिए, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग बनाएंगे, 36वां प्रश्न आपके पास आ गया। देखिए, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, गैरीबाल्डी ने, मैजनी ने, काबुर ने। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। इसको रेड शटर्स के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गैरीबाल्डी ने किया था। गैरीबाल्डी इस लाल कुर्ती को रेड शटर्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग ढूंढे। 33वां प्रश्न आपके पास दिखाई पड़ेगा। 33वां प्रश्न, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? बिल्कुल समझ गए होंगे आप। जर्मनी को, यूनान को, इटली को, ब्रिटेन को। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? आंसर यूनान का। यूनान, यूनान। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? यूनान को कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। 38वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 में शुरू हुआ, 18 तक चला था, 1914 से 18 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी, तो जीते हुए देश ने जर्मनी के साथ एक संधि किया था, वर्साई की संधि, जो बहुत ही अपमानजनक थी। तो यह संधि कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। आंसर इसका सी आ जाए। वर्साई की संधि कब हुई? 1919 में हुई थी। इसके बीच प्रथम विश्व युद्ध में जीते हुए देश और हारे हुए देश जर्मनी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग बनाएंगे। 39वां नंबर आपके पास प्रश्न आ गया। देखिए, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? मेटरनिक भी का भी और खा दोनों हो सकता है। मेटरनिक क्या था? क्या तानाशाह था, प्रजातांत्रिक था, प्रतिक्रियावादी था, घोर सामंतवादी था? तो मेटरनिक क्या था? तो आंसर इसका आ जाएगा प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिक प्रतिक्रियावादी था, मतलब ये अपनी बात को ही पास करता था और पुरानी व्यवस्था को ही बनाए रखना चाहता था, अपने देश में भी और आस-पास पड़ोस के देश में भी पुरानी व्यवस्था बनाए रखना चाहता था। तो पुरानी व्यवस्था किसको कहते हैं? राजतंत्र को पुरानी व्यवस्था कहते हैं। मेटरनिक कभी नहीं चाहता था कि हमारे देश में और पड़ोस के देशों में लोकतंत्र की स्थापना हो, गणतंत्र की स्थापना हो। वो जहां भी इस प्रकार के आंदोलन होता था तो मेटरनिक उसको दबा देता। मेटरनिक क्या था? तो प्रतिक्रियावादी था। आंसर मिल गया इसका। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे, 40वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बिस्मार्क क्या था? प्रश्न बोल रहा है कि बिस्मार्क क्या था? क्या संगीतज्ञ था, नाटककार था, कवि था, कूटनीतिज्ञ था? आंसर इसका डी आएगा, कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ किसको कहते हैं? बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। रणनीति बनाने में महारत हासिल जिसे होता है, जो रणनीति बनाता और रणनीति बनाने में महारत हासिल होता है, इसको कूटनीतिज्ञ कहते हैं। जैसे चाणक्य भी हमारे कूटनीतिज्ञ थे,
है ना। तो बिस्मार्क क्या क्या था, तो कूटनीतिज्ञ था। 40 का आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग बढ़ेंगे 41वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 41वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है विलियम प्रथम कहां का शासक था? इटली का, पर्सा का, ऑस्ट्रिया का, यूनान का। देखिए जी, इटली प्रथम कहां का शासक था? तो पर्सा का था। अब पर्सा जर्मनी को भी कहा जाता था, याद रखिए। पर्सा एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें और भी 2-3 देश शामिल था, जर्मनी भी शामिल था। तो पर्सा जर्मनी को कहा जाता था। विलियम प्रथम कहां का शासक था? आंसर आएगा बी, पर्सा अर्थात जर्मनी। अगला प्रश्न हम लोग बनाएंगे, 42वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पूछ रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? कौन सा युद्ध हुआ जब जर्मनी एक हो गया? देखिए, ए में क्रीमिया का युद्ध, बी में सेडोवा का युद्ध, सी में सेडॉन का युद्ध, और डी में इनमें से कोई नहीं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध हुआ था। फ्रांस के साथ, फ्रांस प्लस जर्मनी के साथ, फ्रांस प्लस जर्मनी के। और ये सेडान का युद्ध, यानी सेडान नामक जगह स्थान में हुआ था, इसलिए इसको सेडान का युद्ध कहते हैं। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? कौन सा सी आएगा? सेडान का युद्ध। इसके बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच किसकी हार हुई? फ्रांस की हार हुई। किसकी जीत हुई? जर्मनी की जीत हुई। अगला प्रश्न हम लोग बनाएंगे, 43वां प्रश्न आपके पास आएगा। 43वां प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी कब एक हो गया? जर्मनी 300 छोटे बड़े भागों में बटा हुआ, तो जर्मनी एक कब बन गया? एक कब हो गया? 1890 में, 1848 में, 1871 में, 1870 में। तो जर्मनी का एकीकरण पूरा कब हुआ जी? तो 1871 में। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 में। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 44। देखिए, हिगेल कौन था? पूछ रहा है प्रश्न की हिगेल कौन था? क्या जर्मन चांसलर, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो हिगेल कौन था? तो दार्शनिक था। और हिगेल कहां का थे? तो जर्मनी का थे। हिगेल कहां के थे? जर्मनी के थे। दार्शनिक किसको कहते हैं? जो अपनी विचार दुनिया के पास रखता है उसको दार्शनिक कहते हैं। अपनी सोच, अपनी चिंतन, अपनी विचार को दुनिया के पास लाता है उसको दार्शनिक कहते हैं। तो हिगेल कौन था? तो दार्शनिक था। कहां का था? तो जर्मनी का था। चलिए, इसका भी उत्तर मिल गया। 45वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 45वां प्रश्न, 45वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए, सेडान का युद्ध कब हुआ? सेडान का युद्ध कब हुआ? 1871 में, 1870 में, 1848 में, 1815 में। तो सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और जर्मनी के बीच। कब हुआ? 1870 में। आंसर इसका आ जाएगा बी। सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870 में। आंसर इसका आ गया बी। अगला प्रश्न हम लोग बनाएंगे, 46वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेपल्स की क्रांति कब हुई? नेपल्स कहां? इटली में पड़ता है। नेपल्स इटली में पड़ता है। आपको याद होगा गैरिबाल्डी ने इटली के 2 क्षेत्रों को पहले वहां लोकतंत्र की स्थापना किया था। पहले वो अपना कब्जा में लिए थे, नेपल्स और सिसिली। तो नेपल्स है कहां? इटली में। तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति जो हुई थी ना, वो 1820, 1821, 1822, 1823। बी आंसर आएगा। आंसर इसका बी, 1821। नेपल्स की क्रांति कब हुई? 1821 में। अगला प्रश्न आपके पास आएगा, 43वां प्रश्न आपके पास, दौड़ते हुए, मुस्कुराते हुए। यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किसने किया? यंग यूरोप, यंग इटली, यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किसने किया था? ए में मैजनी, बी में बिस्मार्क, सी में काबूर, डी में गैरिबाल्डी। यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना इटली में हुआ था। किसके द्वारा? मैजनी के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? मैजनी के द्वारा। यंग यूरोप, यंग इटली की स्थापना, यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ था? 1934 में। यंग इटली का स्थापना हुआ था 1931 में। किसने किए थे? मैजनी। मैजनी कहां के थे? इटली के थे। अगला प्रश्न हम लोग बनाएंगे। अगला प्रश्न 48वां प्रश्न आपकी ओर, आपके पास दिखाई पड़ते हुए,
किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिकार था? कौन ऐसा देश था जो हंगरी पर पूर्ण अधिकार कर लिया था? ए में फ्रांस, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में ब्रिटेन और डी में तुर्की। किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिकार था? ऑस्ट्रेलिया का। आंसर बी इसका आएगा। ऑस्ट्रेलिया ने हंगरी पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। आंसर क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। चलिए, ये प्रश्न बन गया। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न आपके पास, आपके स्क्रीन पर। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गया? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन जब हो रहा था तो कौन इंग्लैंड के एक कवि थे जो यूनान में शहीद हो गए? कौन हो गए? लॉर्ड बायरन, फ्रांसिस डिक, विलियम प्रथम, कोसुत। तो ये इसका आंसर ए आएगा, लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन जो यूनान में थे और यूनानी स्वतंत्रता के समय शहीद हो गए थे, यानी वो मर गए थे, मर गए, वो इनको मार दिया गया। तो लॉर्ड बायरन यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय ब्रिटिश कवि शहीद हुए। कौन? लॉर्ड बायरन। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन? ब्रिटिश, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड का, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड का, इंग्लैंड का है ना, कभी शहीद हुए। कौन? लॉर्ड बायरन। ये प्रश्न भी बन गया। अगला प्रश्न 50वां प्रश्न आपके पास। 50वां प्रश्न, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान पर किस देश का अधिकार था? तो तुर्की का अधिकार था। तो पराजय कौन होगा? तुर्की होगा। ए में यूनान, बी में तुर्की, सी में रूस और डी में फ्रांस। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की पराजय हुई, क्योंकि तुर्की यूनान पर अधिकार कर लिया था। आंसर इसका आएगा बी, तुर्की। अगला प्रश्न आपका 51वां प्रश्न 51 पूछ रहा है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? वैसे क्रांति का बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मेन कारण क्या था इसमें? ए में प्रजातंत्र शासन, बी में निरंकुश शासन, सी में साम्यवादी शासन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो बी इसका आंसर आएगा, निरंकुश शासन। एक ऐसा शासन जिस पर कोई अंकुश ना हो, इसको निरंकुश शासन कहते हैं, है ना। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासन। अगला प्रश्न हम लोग बनाएंगे 52 आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए पूछ रहा है, फ्रांस की महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ये पूछ रहा है फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? क्या 1848 में मिला? क्या 1945 में मिला? क्या 1804 में मिला? या फिर 1805 में मिला? तो फ्रांस की महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1945। आंसर इसका आ जाएगा 1945। कब मिला? 1945। फ्रांस की महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1945। आंसर इसका बी। अगला प्रश्न आपके पास आएगा प्रश्न क्या 53। प्रश्न क्या 53। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? पूछ रहा है कि 1789 में जो क्रांति हुई थी उसमें फ्रांस का राजा कौन था, शासक कौन था? ए में है लुई 16वें, बी में लुई 15वें, सी में लुई 14वें और डी में लुई 18वें। तो लुई 16वें, आंसर इसका ए सही आएगा, लुई 16वें। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक सम्राट कौन था, शासक कौन था? आंसर ए आएगा लुई 16वें। 1789 में जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, उस समय राजा थे लुई 16वें। आंसर इसका ए। अगला प्रश्न आपके पास आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये कौन बोला था? नेपोलियन, मेटरनिक, हिटलर, गैरीबाल्दी। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये मेटरनिक ही बोल सकता है, दूसरा और कौन बोल सकता है? आंसर इसका आ जाएगा मेटरनिक। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? आंसर इसका बी, मेटरनिक। 54 प्रश्न बन गया। अगला 55वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चले। प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा है,
मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था, मेटरनिक क्या चाहता था? गणतंत्र की स्थापना, बी में प्रजातंत्र की स्थापना, सी में पुरातन व्यवस्था की स्थापना और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मेटरनिक कहाँ का शासक था? मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का शासक था। तो इसका वो क्या चाहता था? पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता। आंसर सी आएगा। आंसर आएगा पुरातन व्यवस्था की स्थापना। मेटरनिक चाहता था पुरानी व्यवस्था बनी रहे हमारे देश में भी और हमारे पास पड़ोस में भी, पुरानी व्यवस्था यानी राजतंत्र बनी रहे। मेटरनिक व्यवस्था का क्या उद्देश्य था? पुरातन व्यवस्था की स्थापना। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 56 आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए बोल रहा है, इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? इटली को एक करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? ए में बिस्मार्क, बी में कोसुत, सी में गैरीबाल्डी और डी में नेपोलियन। तो इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है गैरीबाल्डी को, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी। अगला प्रश्न आपके पास आएगा, प्रश्न संख्या 57 पूछ रहा है, बिस्मार्क क्या था? क्या था? रिपीटेड क्वेश्चन है। ए संगीतज्ञ, बी में नाटककार, सी में कवि और डी में कूटनीतिज्ञ। तो बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ थे बिस्मार्क। क्या थे? कूटनीतिज्ञ, यानी रणनीति बनाने में इनको महारत हासिल था। बिस्मार्क कहां के थे? बिस्मार्क पर्सा का शासक यानी जर्मनी के थे। तो बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। ये भी बन गया। अगला प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हुए अगला प्रश्न बोल रहा है, कोसुत तथा फ्रांसिस डिक कहां का क्रांतिकारी था? कोसुत तथा फ्रांसिस डिक कहां का क्रांतिकारी था? ए में हंगरी का, बी में पोलैंड का, सी में भारत का और डी में फ्रांस का। तो कोसुत तथा फ्रांसिस डिक जो थे ना, वो हंगरी के क्रांतिकारी थे। आंसर इसका हंगरी आ जाएगा, हंगरी। कोसुत तथा फ्रांसिस डिक कहां का क्रांतिकारी था? आंसर आ जाएगा ए, हंगरी। अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अंतिम प्रश्न आपके सामने आ गया, आपके पास अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न आपके पास, यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? यूनान में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? भारत में स्वतंत्रता आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? गांधी जी के नेतृत्व में। तो यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ए में अलेक्जेंडर चिपचिलांटी, बी में महात्मा गांधी, सी में निकोलस और डी में इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो यूनान में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था अलेक्जेंडर चिपचिलांटी के नेतृत्व में हुआ था। अलेक्जेंडर चिपचिलांटी, अलेक्जेंडर चिपचिलांटी, अलेक्जेंडर चिपचिलांटी। आंसर इसका ए सही हो जाएगा। आंसर इसका ए, अलेक्जेंडर चिपचिलांटी। तो आज आपने यूरोप में राष्ट्रवाद के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल ढूंढे, हल बनाए। इसके बाद मैं 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए हिंदी के काव्यखंड का तृतीय अध्याय, जिसमें घनानंद के 2 सवैये दिए गए हैं, इनके पदों की व्याख्या लेकर आऊंगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए अगले वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेंगे आप, बढ़ेंगे आप, पढ़ेंगे तो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो घर में बैठे रहेंगे। इसलिए अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। जितना अधिक मेहनत करेंगे आप उतना अच्छे पद पर पहुंचेंगे, अच्छे स्थान पर पहुंचेंगे। समाज में आपका नाम होगा और अपने देश के नाम रोशन करने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत।